Quick IS, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का जो है आपका 6 नंबर चैप्टर है ऊतक। टिश्यू किसे कहते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, जंतु टिश्यू किसे कहते हैं, मानव टिश्यू किसे कहते हैं, और जो है पौधों के कौन कौन से टिश्यू होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं, जाइलम किसे कहते हैं, फ्लोएम किसे कहते हैं, वो क्या काम करते हैं, सब के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। रक्त, जो मानव रक्त होता है वो भी एक तरह का टिश्यू होता है, वो क्या काम करता है और हमारे शरीर में उस वर्क क्या है उसका, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का 6 नंबर चैप्टर है ऊतक। टिश्यू किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ना है। तो ऊतक जो होता है या टिश्यू जो होता है, इससे हमारे मानव शरीर के कई अंग या अन्य जो है जीव जंतुओं के अंग बनते हैं और ये कोशिकाओं का समूह होता है। तो कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक बोलते हैं या टिश्यू बोलते हैं। और हमारे शरीर में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, उनका क्या काम है, इनके बारे में डिटेल में यहाँ हमें पढ़ना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। तो हमने इससे पहले जो चैप्टर था मैंने कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका की संरचना कैसी होती है, कार्य क्या होता है। एक कोशिका, जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया जो है, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन जो है क्रिया संपन्न की जाती है। तो अमीबा जो है एक ही कोशिका का बना हुआ है, तो उसमें सारे काम, चाहे गति हो, चाहे भोजन लेने की प्रक्रिया हो, चाहे गैसीय विनिमय हो, उत्सर्जन प्रक्रिया हो, सारी जो है एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। लेकिन मानव जैसे जो बहुकोशिकीय जो है प्राणी होते हैं, उनमें जो है ये जो गतिविधियां हैं जो यहाँ बताए गए हैं, वो अलग अलग कोशिकाओं द्वारा संपन्न होते हैं। लेकिन यहाँ लिखा भी है आगे, लेकिन बहुकोशिक जो होते हैं, बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती है, मतलब स्पेशलाइज होती हैं, कुछ अलग अलग काम करने के लिए ही वो बनी होती हैं। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्ण संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, जिसमें गति होती है। तो जो पेशीय कोशिका होती है उसमें फैलना और सिकुड़ना दोनों होता है, जो ठीक है, जिससे गति होती है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती है। तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिका होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करती है, तो संदेश को पहुंचाने का काम करती है। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है, ठीक है। पौधों में वाहक नालियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अतः बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता रहता है। ध्यान रखना, जो बहुकोशिक जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है, तो सबका श्रम विभाजन अलग अलग होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरफ के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है। याद रखना, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ऊतक कहते हैं, जिसे हम टिश्यू कहते हैं। तो याद रखना, कोशिकाओं से ही जो है ऊतक का निर्माण होता है। यह ऊतक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम और पेशीय ऊतक के उदाहरण हैं। तो यार रक्त क्या है, तो रक्त भी एक टिश्यू है। फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम भी एक टिश्यू है। और पेशी क्या है, तो पेशी भी एक क्या है, तो ये भी एक टिश्यू है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। और कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। लिखा है कि वह कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो आकृति में एक समान होती हैं और किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जब वो एक समूह में काम करती हैं तो उसे हम ऊतक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। लिखा है आगे,
क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने पौधे हैं, जितने जंतु हैं, क्या वो एक ही ऊतक से बने हैं, मतलब एक ही टिश्यू से बने हैं या अलग अलग से बने हैं? ठीक है, तो लिखा है, आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना और उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का आंसर आगे दिया जाता है। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। याद रखना, दोनों में क्या होता है? स्पष्ट अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पौधे स्थिर होते हैं, मतलब पौधे गति नहीं करते हैं, वह गति नहीं करते हैं, अभी मैंने बताया। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ठीक है, वह ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, जो गति वाले जो ऊतक होता है वो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते हैं। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं और जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तो याद रखना, जो जंतुओं के ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं अधिकांश, और जो पौधों के ऊतक होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं? तो याद रखना, वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात इस एनसीईआरटी में लिखी गई है। ठीक है, लिखा है, जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों, पादप ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। याद रखना, जो विभाजन क्षमता होती है उसी के आधार पर ऊतकों का हम क्या करते हैं? विभाजन करते हैं। तो जंतु और पौधों की जो ऊतक, जो टिश्यू होते हैं, वो सब क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। लिखा है आगे, वृद्धि अथवा जो है विभाजोत्तक तथा अस्थायी ऊतक। ठीक है, जंतुओं में कोशिका वृद्धि जो है अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाजन और अविभाजन क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो याद रखना, जंतुओं में जो है विभाजन और अविभाजन की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, जबकि पौधों में ऐसा होता भी है। आगे लिखा है, अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट और सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। याद रखना, जो जीवन यापन होता है, चाहे वो पौधों का हो चाहे जंतुओं का हो, सबकी संरचनात्मक क्रिया क्या होती है? बहुत ही जटिल होती है, विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में। तो भोजन करने की प्रक्रिया में भी क्या होता है? अलग अलग अंतर पाया जाता है। आगे लिखा है, संरचनात्मक संगठन एक ओर पौधों के गतिहीन अस्तित्व और दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के अनुकूलित होते हैं। याद रखना, चाहे जो संरचनात्मक रूप से जो ऊतक बनते हैं, वो याद रखना दोनों चीज़ें हैं। जो अंग बनते हैं उनके लिए अनुकूलता भी प्रदान करते हैं और वो थोड़ा से अलग भी होते हैं। जटिल जंतुओं और पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चाहे वो जंतु हो और चाहे वो पौधे हैं, उनके संदर्भ में जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अब इनको हम डिटेल में इसको हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे पादप ऊतक किसे कहते हैं। तो पादप ऊतक मतलब कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं। तो आगे लिखा है, विभाजो ऊतक। विभाजो ऊतक क्या होता है? तो लिखा है, प्याज के मूल में वृद्धि। आप यहाँ देख सकते हैं, प्याज को दो जगह रखा गया है, तो जो उसके जड़ होते हैं उन्हें जड़ में वृद्धि को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, दो शीशे क्रियाकलाप से हम ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। तो लिखा है, दो शीशे के जार लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जो है जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूलों की लंबाई को नापते हैं। मूल मतलब होता है उसकी जड़ों की लंबाई को नापते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई 5 दिनों तक जो है निरीक्षण करते हैं और जो है उसमें
हुए प्रत्येक दिन हुई वृद्धि की माप करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो टिश्यू जो है क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आगे लिखा है ऊपर के निरीक्षण को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब जो यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आगे यहाँ पर दिए जाएंगे। तो लिखा है किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है। दूसरा, हमारे द्वारा मूल के मतलब जड़ के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या यह वृद्धि करती रहती है। और तीसरा है जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वे वृद्धि करना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं, अब इसी का उत्तर यहाँ पर एक साथ अलग अलग करके दिया गया है। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। तो लिखा है पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभाजोऊतक जो है, ऊतक भी टिश्यू भी कहते हैं। ये विभाजोऊतक किस भाग में स्थित होते हैं। विभाजोऊतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ जो है केबियस तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। विभाजोऊतक के द्वारा तैयार की गई नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभाजोऊतक की तरह ही होती हैं, लेकिन जैसे ही ये बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। जैसे ये बढ़ेंगी वैसे वैसे इनके जो है क्या होगा, गुणों में परिवर्तन होता रहेगा और वो संरचना तो उससे बदलती चली जाएगी और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ऊतक से वृद्धि होती है और कैसे जो है वो अलग अलग क्रियाओं के रूप से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है किसी पौधे में विभाजोऊतक की स्थिति, जैसे पार्श्व विभाजोऊतक यहाँ होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर जाने पर यहाँ अंतःविष्ट जो है विभाजोऊतक होता है और सबसे ऊपर जो है शीर्षस्थ विभाजोऊतक होता है। तो अलग अलग जो है पौधों के अलग अलग अंग होते हैं, तो उसी को जो है यहाँ पर अलग अलग टिश्यू के माध्यम से समझाया गया है। आगे लिखा है परों के शीर्षस्थ विभाजोऊतक जड़ों और तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में मतलब जड़ में वृद्धि पार्श्व विभाजोऊतक कैबियम, ठीक है, जो कैबियम होता है के कारण होती है। ठीक है, तो कैबियम के कारण ही जो है ये वृद्धि होती है, जिसमें जड़ों में होती है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है अंतःविष्टि विभाजोऊतक कुछ पौधों में जो है पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। जो आंखें होते हैं ना, जैसे पौधे होते हैं जहाँ से नए नए वो निकलती शाखाएं निकलती हैं, वहाँ पे जो है उसे पर्वसंधि कहते हैं। विभाजोऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। तो इसमें भी वही क्या होता है, कोशिकाओं की तरह संरचनाएं होती हैं। उनके पास रसधारी नहीं होती है। तो याद रखना जो पौधे होते हैं उसमें रसधारी क्या होती थी, छोटी होती थी। यहाँ मतलब इसमें नहीं होती है। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधारी क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कोशिका पर आधारित अध्ययन में इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं। तो इसलिए जो रसधारी यहाँ पर जंतुओं वाले में ये क्या कहते हैं, पादपों में नहीं पाई जाती है। अब आते हैं, लिखा है अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं। लिखा है विभाजोऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। तो लिखा है, देखो पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि विभाजोऊतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है। तो ये विशिष्ट कार्य करती हैं और ये विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। ये मतलब विभाजन इनमें नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप वे अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, और विभाजोऊतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर के विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का जो है विकास करती हैं। तो याद रखना जो है जो अस्थायी ऊतक बनते हैं वो अंतिम प्रक्रिया होती है और वो उसी के द्वारा ये अस्थायी ऊतक बनते हैं और ये हमेशा उसमें काम करते हैं और अलग अलग जो है इनके श्रम विभाजन होते हैं। यहाँ लिखा है, आप मैप देख सकते हैं। पहले ये लिखा है तने का जो है काट, जो तने होते हैं उनको जब काटा जाता है तो उनमें जो है इस तरह की बनावटें होती हैं। ठीक है, इस तरह तो उसमें छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे टिश्यू होते हैं और हर टिश्यू के अपने अलग अलग काम होते हैं। तो यहाँ देखो कोशिकाएं भी बनी हुई हैं और टिश्यू बने हुए हैं, आप देख सकते हैं ये, और ये सब मिल करके जो है
पूरे पौधे के भाग को बनाती है। तो जैसे जाइलम, जाइलम में एक टिश्यू है, तो जाइलम क्या करता है, पौधों में जल को जो है ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है, जल को ऊपर की ओर ले जाता है। तो जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा ही होता है। अब आप देख सकते हैं ये जाइलम जो है ये आपका ये बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ये टिश्यू हैं, एक ही जो है क्षेत्र में, एक ही तने में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे कितने टिश्यू हमारे जो है उसमें पौधों में और जंतुओं में होते हैं। यहाँ लिखा है फ्लोएम, तो फ्लोएम कहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ये पौधों में आहार का परिवहन करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए अगर आपसे कि फ्लोएम या जो है जाइलम, पित्त या संवहन बंडल या जो है कैबियस, ठीक है, कैबियम, ये सब क्या है, तो आपको क्या बताना है, ये सब टिश्यू होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देख सकते हैं ये भी यहाँ पे एक मैप दिया गया है अलग से, जो है ये विभिन्न प्रकार के सरल ऊतक हैं और उनके बारे में बताया गया है। अभी इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा है सरल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं। तो पहले हम सरल अस्थायी ऊतक को देखते हैं और तब उसके बारे में उस मैप को समझेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। प्रेकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है प्रेकाइमा क्या है, तो याद रखना ये सरल अस्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का ये बना होता है, ठीक है। तो आप इस मैप के माध्यम से यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो ये मैप बना हुआ है ये आपका किसका है, तो ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है किसका, तो प्रेकाइमा का, ए नंबर है, ठीक है। तो ये सरल तरीके से बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आगे, ये प्रायः जो है बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी जो है रिक्त स्थान पाया जाता है। आप इस पे देख सकते हैं, ठीक है। ये ऊतक प्रायः भोजन का भंडारण क्या करते हैं, ये तो भोजन का भंडारण करते हैं। आप देख सकते हैं इनके बीच में काफी स्थान पाया जाता है, ठीक है। ये भोजन का भंडारण करते हैं, ठीक है, जो है। इसके अलावा कुछ जो है पैरेकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल भी पाया जाता है। और याद रखना क्लोरोफिल क्या है, जिससे पौधों के जो है क्या कहते हैं, पत्तियां हरी होती हैं, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो क्लोरोफिल जो है इसी कारण जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होती है, संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को जो है क्या कहते हैं, तो याद रखना स्थितियों में इन ऊतकों को क्या कहते हैं, तो क्लोरेन्काइमा कहते हैं। हरित लवक कहा जाता है, तो इसी को हरित लवक कहते हैं। जलीय पौधों में पैरेकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये जल में जो है उतराती हैं, जिससे वो तैरती रहती हैं। इस प्रकार के पैरेकाइमा को जो है एरेकाइमा कहते हैं। और गुण एक अनस्थायी ऊतक किसके कारण, तो क्लेनकाइमा के कारण होता है। तो क्लेनकाइमा जो है इसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। ये पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलेपन जो है लाता है। तो ज़्यादा जब पत्ती हम मोड़ते हैं या तना को मोड़ते हैं तो तना जो मुड़ जाता है, तो आसानी से पत्तियां मुड़ जाती हैं, वो किसके कारण होता है, वो ऊतक होता है, वो टिश्यू होता है। और टिश्यू का नाम क्या है, तो क्लेन जो है काइमा होता है। इसी कारण उनमें लचीलापन होता है और बिना टूटे वो जो है मुड़ जाती हैं, ठीक है। अब कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई, जिसको अच्छे से नोट करने की जरूरत है। हम इस ऊतक को जो है एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं दूसरा मैप बनाया गया है, ये किसका है, तो क्लेनकाइमा का है। ये आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जो है एक अन्य प्रकार का ऊतक जो है क्या होता है, तो उसका नाम है जो है क्लेरेकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को जो है कठोर और मजबूत बनाता है। अगर पूछा जाए कि पौधों को कठोर और मजबूत कौन बनाता है, तो इस ऊतक के द्वारा होता है। हमने नारियल के जो है रेशे युक्त छिलके को देखा है, यह जो है किसका होता है, तो क्लेरेकाइमा ऊतक से बना होता है। अब आपको याद रखना ये चीज़।
इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं और ये लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति जो है लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरा जो आपका है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये वाला, तो इसमें जो है इसमें कोई जो है आंतरिक स्थान नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है आगे कि यह ऊतक तने में जो है संवहन जो है मंडल के समीप पत्तों की को सिरों में और बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। तो पौधों के भागों क्या करता है, ये मजबूत कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वह कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिक्स है, और एपिडर्मिक्स प्रायः कोशिकाओं के एक परत की बनी होती है। ध्यान रखना, एपिडर्मिक्स क्या होती हैं, ये उसी की बनी होती हैं। आगे लिखा है सूक्ष्म स्थानों पर मिलने वाले पादपों में जो है एपिडर्मिक्स मोटी हो सकती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु महत्वपूर्ण होती है। तो जल जो क्षय होता है पौधों में वो ना होने पाए, इसलिए एपिडर्मिक्स मोटी हो जाती हैं। पौधों की पूरी तरह जो है एपिडर्मिक्स के ढली रहती हैं और यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती हैं। ध्यान रखना, ये पौधों के ऊतक जो है सभी भागों का क्या करती हैं, रक्षा भी करती हैं। जो एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं। यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी जो है कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती हैं। ध्यान रखना, जो पौधे बहुत सारे पौधों में जो परजीवी कवक उसे प्रवेश ना करने पाए तो उससे जो है रक्षा करती है कौन, एपिडर्मल कोशिकाएं करती हैं। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व तो रक्षा करने का होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा टिश्यू होता है या कोशिकाएं होती हैं जो पौधों के में रक्षा का काम करती हैं, तो वो क्या है, एपिडर्मल होती हैं। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अच्छिद्र परत बनाती हैं। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं और सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती है। तो जो पार्श्व भित्तियां होती हैं वो आंतरिक भित्तियों से क्या होती हैं, मोटी होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को जो है क्या बोलते हैं, तो स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को दो बिड़ के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है। तो जो पत्तियां होती हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और उसी में जो है क्या होता है, वायुमंडल द्वारा जो गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है वाष्प के रूप में पानी का निकलना की क्रिया भी जो किसमें होती है, तो स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है, किस टिश्यू के द्वारा होता है, तो उसको कहते हैं स्टोमेटा नामक टिश्यू कहते हैं। अब आप इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि जड़ों की, अब हम लोग जड़ों की अगर बात करें तो जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। तो याद रखना, पौधों में जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती है पानी को क्या करती हैं, सोख लेती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे जो है प्रवर्ध होते हैं। तो उसमें देखना होगा जड़ों में छोटे छोटे बाल जैसे जो है उसमें कई छोटे छोटे बाल जैसी चीजें बनी होती हैं, जिससे जड़ों की कुल जो है अवशोषण सतह बढ़ जाती है और उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो जड़ जितनी घनी होगी, जैसे आप इस मैप पे देख सकते हैं, जड़ जितनी भी घनी होगी उतना ज़्यादा वो पानी क्या करेगी, सोखने का काम करेगी। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे कि मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में जो है क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। कहाँ पर, मरुस्थलीय पौधों में। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं, क्या यह एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से भिन्न होती है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उनके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभाजोत्तक की एक पट्टी जो है कार्टेस में होती हैं, वो कार्क नामक कोशिका की परतों की बनती हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं और ये बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुबरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा और पानी के लिए
अभेद प्रदान करता है। तो जो पौधों में जो छाल होती है वो क्या होती है, याद रखना, वो सुब्रीन होती हैं और जो है हवा और पानी से क्या करती हैं, पौधों की रक्षा करती हैं। ठीक है, आगे ये चित्र दिया गया है रक्षी ऊतक का। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है कि छाल कोशिकाएं ये होती हैं। ठीक है, जो ये पेड़ों की छाल होती हैं। और दूसरा चीज जो है ये फटी हुई एपिडेमिक होती हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं, ये कोई भी जीवाणु या कोई जो है कवक ऐसा उसमें प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये वो लिखा है, जैसे आप कभी छाल में देखिएगा तो उसे जो है फटी होती हैं, उसी चीज़ को दिखाया गया। जैसे आप इस मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे छाल को फटा हुआ दिखाया गया है, तो उसी चीज़ को ये पूरा छाल है और यही पेड़ों की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जटिल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं। तो लिखा है अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार कर रहे थे। ठीक है, हमें एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए हम ऊतक पे हम बात कर रहे थे। ठीक है, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जटिल जो ऊतक होते हैं या टिश्यू होते हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। अब इस चीज को याद रखना है। और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो है इसी प्रकार के जटिल ऊतकों के उदाहरण होते थे। जाइलम और फ्लोएम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जाइलम क्या करता है, तो जाइलम पेड़ों में जल का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों और आहार का परिवहन करता है पेड़ों में। ठीक है, आगे लिखा है इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहा जाता है। ये दोनों संवहन का काम करते हैं, मतलब परिवहन का काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया भी था कि संवहन ऊतक का उदाहरण किसे कहते हैं। और ये मिलकर संवहन जो है बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको जो है स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। इसमें लिखा है चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है जो है क्या हम ऊतक बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देखने के लिए आप मैप यहाँ देख सकते हैं। तो 6.3 में जो तने का सेक्शन है उसमें देखो यहाँ दिखाया भी गया है जाइलम को और फ्लोएम को, तो इसी चीज को वहां पर वो बता रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जाइलम ट्रैकिट्स वाहिका जाइलम जो है पेरेकाइमा जो है और जाइलम फाइबर रेशों से मिलकर बना होता है। तो आप इसको एक बार पहले हम मैप पे तीनों को देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला जो है ये मैप है आपका, चित्र है ट्रैकिट्स का, ये आपका वाहिका का, ठीक है, और ये आपका है जाइलम पेरेकाइमा का। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं जाइलम यही होता है, इसी द्वारा पानी जो है ये क्या कहते हैं ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, जाइलम विधि द्वारा। ठीक है, जाइलम ऊतक के द्वारा उस चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है ट्रैकिट्स और जो है वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इसमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। ट्रैकिट्स और वाहिकाओं की रचना जो है नालिकाकार होती है और इनके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। तो इनके द्वारा क्या होता है, तो इनके द्वारा जो है पानी और लवण का जो है जो क्या होता है तो संवहन होता है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे हम परिवहन कहते हैं। इसी चीज को यहाँ पर ये बना करके बताया गया है। आगे लिखा है यहाँ पे जो है पेरेकाइमा भोजन का संग्रहण करता है और जाइलम फाइबर रेस से मुक्त सहारा देने का कार्य करते हैं। अब आते हैं फ्लोएम की बात करते हैं। तो फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है ये आप इस पहले चित्र को देख सकते हैं, ये यहाँ पर फ्लोएम जो है ये फ्लोएम सेक्शन है और ये जो है आहार का जो है ऊतक है और आहार का ये परिवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है फ्लोएम 5 प्रकार के अवयव, चालनी कोशिकाएं, चालनी नालिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेकाइमा और फ्लोएम रेशों से मिल करके बना होता है। तो फ्लोएम जो है 5 चीजों से मिलकर बना होता है। इसी चीज को आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं। पहला लिखा है चालनी प्लेट, चालनी नालिका, फ्लोएम पेरेकाइमा और साथी कोशिकाएं। इनसे मिलकर क्या बना होता है, तो इनसे मिल करके जाइलम कोशिकाओं का निर्माण होता है और फ्लोएम कोशिकाओं का निर्माण होता है। और फ्लोएम कोशिकाएं क्या करती हैं, ये जो है आहारों का परिवहन करती हैं। तो ये जटिल ऊतक के उदाहरण होते हैं। अगर पूछा जाए जटिल ऊतक के उदाहरण क्या क्या होते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। ठीक है,
चालनी नालिकाएं जो है छिद्रित भित्ति वाली और नालिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से जो भोजन होता आहार होता है उसी को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये क्वेश्चन कम से कम अलग अलग एग्जामों में 10 बार आ चुका है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो फ्लोएम रेशा अगर हटा दें तो बाकी सब जीवित कोशिकाओं का उदाहरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जंतु ऊतक। अब हम लोग जंतु ऊतक की बात करेंगे। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, पौधों के ऊतक की बात करते थे। अब हम लोग जंतु की अगर बात करें तो इसमें मानव भी आ जाएगा। तो लिखा है जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। कभी देखा होगा जब आप सीने पे हाथ रखते हैं तो कभी नीचे कभी ऊपर होता है, तो इसका मतलब वो सांस लेने का हवाओं का आना और जाना होता है। शरीर के ये अंग जो है कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएं कहते हैं। तो पेशीय कोशिकाएं होती है, ऊतक होते हैं, और इन्हीं के द्वारा ये सब चीज़ें होती हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ये आमाशय है, तो आमाशय भी क्या है, एक ऊतक होता है। इसी को काट करके अलग अलग जो है करके यहाँ पर बताया गया है कि कितने जो है चिकने पेशीय जो रेशे होते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है ये कोशिकाओं के बने होते हैं, और इन्हीं से जो है मानव शरीर के पाचन या जो है जंतुओं का पाचन क्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं। आगे लिखा है इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो अंगों का जो गति होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, या ऑक्सीजन कहाँ जाती है, या फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है। तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़ों में पहुंचती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। ठीक है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन के काम ही नहीं कर पाएंगे। तो लिखा है आगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो जो हम भोजन करते हैं या जो चीज़ हम खाते पीते हैं वो सब जो ऊर्जा होती है वो सब जो है रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, और ऑक्सीजन भी शरीर के माध्यम से ही जो है मतलब रक्त के माध्यम से ही शरीर में पहुंचता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो रक्त होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को भी और साथ में जो है किसको क्या कहते हैं, भोजन को भी, दोनों को कोशिकाओं तक पहुंचाने काम कौन करता है, रक्त करता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत मतलब लीवर और जो है आपका किडनी तक उत्सर्जित के लिए पहुंचाता है। तो रक्त क्या करता है, यकृत और जो है आपका जो है ये लीवर और किडनी तक जो है खराब पदार्थों को पहुंचाने का कभी काम कौन करता है, रक्त। तो रक्त भी एक टिश्यू होता है, ये बात याद रखना। आगे लिखा है रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण है। अभी मैंने बता दिया आपको। तो अगर टिश्यू का उदाहरण पूछा जाए रक्त क्या है, तो रक्त एक ऊतक है, टिश्यू है, और पेशियां भी एक ऊतक होती है जो कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार से जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसा कि जो है एपिथीलियमी ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक का एक वो प्रकार है तथा पेशी और पेशीय ऊतक का। ठीक है, तो पेशी जो है पेशीय ऊतक का और रक्त जो है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रक्त क्या होता है, तो एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल जब साइंस से पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस को एनसीईआरटी को बहुत जरूरी है होता है पढ़ने के लिए। अब पहले हम बात करेंगे एपिथीलियमी ऊतक किसे कहते हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक जो है एपिथीलियमी ऊतक कहलाते हैं। तो एपिथीलियमी जो ऊतक होते हैं ये हमारे शरीर की बाह्य रूप से क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। एपिथीलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं से को ढकते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ों को क्या करते हैं, ये ढकने का काम करते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों जो है को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं। त्वचा, मुंह, आहार नाली, रक्तवाहिकाएं, नली का जो है अस्तर, फेफड़ों की जो है कुपिका, जो है किडनी की जो नालियां होती हैं, सभी जो है एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं और सब उसी से ढके होते हैं। अब यही एग्जाम अगर पूछा जाए तो अब आपको अगर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अब आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए।
आगे लिखा है एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। तो ये सबसे क्या होती हैं, ढकी होती हैं और सब जो है एक मोटी परत का निर्माण करती हैं जो लगातार काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो है ये जो है एपिथीलियम ऊतक हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जो है प्रकारों के हैं, कोई जो है सल्की है, ठीक है, तो कोई जो है आपका घनाकार है, तो कोई जो है स्तंभाकार है, ठीक है, अलग अलग जो है प्रकार की ये पाई जाती हैं। आगे लिखा है इन परतों के बीच जो है चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। स्पष्टतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथीलियम की किसी परत से होकर के अवश्य गुजरता है, ठीक है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई कि जो भी पदार्थ होता है वो इसी ऊतक से होकर के ही गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथीलियमी कोशिकाओं के बीच की पारगम्यता शरीर और बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती भी है, ठीक है। आगे लिखा है सामान्यतया सभी एपिथीलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने के लिए ऊतक से अलग कर देती है। तो वो सब अलग अलग दर्शाए गए हैं, चित्र में दिखाया भी गया है। विभिन्न एपिथीलियम की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। जो आपने अभी मैप यहाँ देखा है यहाँ पे वो अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए कोशिकाओं को रक्त नालिका सस्तर या कोपिका जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगमन झिल्ली द्वारा होता है वहाँ पर चपटी एपिथीलियम जो है ऊतक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसी को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको सरल जो है सल्की एपिथीलियम कहते हैं, ठीक है, जैसा भी आपने देखा मैप पे। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं। तो जो सल्की होती हैं वो कौन सी होती हैं, आप ये मैप पे यहाँ पर देख सकते हैं, ये कितनी चपटी होती हैं, ठीक है, तथा कोमल जो है शास्त्र का निर्माण करती हैं। आहार नाली तथा मुंह का अशास्त्र सल्की एपिथीलियम से ढका होता है, ठीक है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथीलियम से बनी होती हैं तथा त्वचा की एपिथीलियमी कोशिकाएं इनको कटने और जो है फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती है इसलिए इन एपिथीलियम को जो है अस्तित्व सल्की एपिथीलियम कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है जहां अवशोषण और श्रवण होता है जैसे आंत के भीतरी शास्त्र में जहां लंबी एपिथीलियमी कोशिकाएं मौजूद होती हैं, ठीक है, या स्तंभाकार एपिथीलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती हैं, ठीक है। आगे लिखा है श्वास नली में स्तंभाकार एपिथीलियमी ऊतक को पश्चाद कहते हैं जो कि एपिथीलियमी ऊतक की कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पश्चाद गति प्रदान करती हैं तथा इनकी गति जो है आगे हस्तांतरित करके साफ करने में सहायता करती हैं, ठीक है। इस प्रकार की एपिथीलियम को पश्चादी स्तंभाकार एपिथीलियम कहते हैं। घनाकार एपिथीलियम जो है या आपका किडनी नालिकाओं और लार ग्रंथियों को नाली के शास्त्र का निर्माण करता है जहां यह उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ये एपिथीलियम कोशिकाएं प्रायः ग्रंथि कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं जो एपिथीलियमी ऊतक की सतह पर पदार्थों का संवहन कर देती है, मतलब उनको ज़्यादा बहा देती हैं। कभी कभी एपिथीलियमी ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक कोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि जो है ग्रंथिल एपिथीलियम कहलाता है। तो अलग अलग प्रकार के एपिथीलियम होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं जिनके द्वारा ये हमारे शरीर में अलग अलग क्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे संयोजी ऊतक का। तो जो हमारा रक्त होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है। तो लिखा है रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन आप जाके देखिएगा, कम से कम 6, 7, 8 बार आ चुका है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया। इस अध्याय की भूमिका में हम संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए हम जो है इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधाती में जो है फंसी होती हैं। यह आधाती जो है जेली की तरह
जो है तरल, सघन और कठोर हो सकती हैं, और अंधात्री की आकृति जो है, प्रकृति जो होती है, वो विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं आगे लिखा है रक्त के जो है तरल अंधात्री भाग जो है को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसे हम आर जो है बीसी, और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिसे हम डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स जो है निलंबित होते हैं। तो प्लाज्मा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, याद रखना, यही आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मा होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट से होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन्स भी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन भी होते हैं, नमक भी होता है और हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। कौन? रक्त करता है। तो रक्त की क्या काम है आप समझ सकते हैं। ये गैसों को मतलब ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, शरीर के पचे हुए भोजन को, हार्मोन को, उत्सर्जी पदार्थों को शरीर की से एक भाग से दूसरे भाग की ओर क्या करता है, पहुंचाने का भी काम पूरा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि जो है अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण होता है। जो अस्थि होता है वो एक संयोजी ऊतक क्या होता है, एक उदाहरण होता है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार जो है करती है। तो जो अस्थि होता है वो जो संयोजी ऊतक होता है, और ये शरीर को क्या करता है, वो एक जो है आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। ठीक है, यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के कारण क्या उपयोग है। अस्थि कोशिकाएं जो है कठोर आधात्री से धसी होती हैं और जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। तो जो हड्डियां होती हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो किसकी बनी होती हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस। पूछा जाता है कि हड्डी में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे जो है क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जो है लीगामेंट कहते हैं। स्नायु का मतलब होता है लीगामेंट, जो है क्या आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो लीगामेंट के द्वारा ही दो अस्थियां आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती है। आप इस मैप पे देख सकते हैं लीगामेंट को। ठीक है, यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत। लीगामेंट में जो है आधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को जो है अस्थियों से जोड़ती है। तो लीगामेंट ही जो है अस्थियों को अस्थि से क्या करता है, जोड़ देता है। ये भी टिश्यू होता है। एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक जो है कंदरा जो है कंडरा होता है, जिसे हम टेंडन कहते हैं, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। ठीक है, कंडरा जो है मजबूत और असीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। ठीक है, ये भी एक ऊतक का काम करता है। उपास्थि जो है एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जिसमें ये संयोजी ऊतक ये भी होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस जो है अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है और उपास्थि नाक, कान, कंठ और जो है श्वास नली में भी उपस्थित होती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। हम कान की जो है उपास्थि को मोड़ सकते हैं, जैसे आप कभी कान को मोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो है किसका बना होता है, उपास्थि होती है, वो जो है बहुत ही लचीले जो है ऊतक की बनी होती है। परंतु हाथ की अस्थि को हम नहीं मोड़ सकते हैं। सोचिए ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है एरिओरल संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नालिका के चारों ओर एक नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। क्या चीज? यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता भी करता है। ठीक है, आगे लिखा है हमारे शरीर की में वसा कहाँ संचित होता है। तो जो वसा होता है, फैट होता है, वो कहाँ संचित होता है। तो लिखा है वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों जो आंतरिक अंग होता है शरीर के उसके बीच पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं और वसा संग्रहित होने के कारण या उसमें जो है कुछ चालक का कार्य भी करती हैं। यहाँ ऊष्मा का उच्चारण भी होता है। ठीक है, आगे लिखा है पेशीय ऊतक क्या होता है। तो लिखा है पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, मसल्स फाइबर कहते हैं। जो मसल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक ऊतक होते हैं।
या हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो हमारे शरीर में गतियाँ होती हैं वो मसल्स के कारण ही होती हैं। पेशियों में एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन या प्रसार के कारण गति होती है। याद रखना, जब कभी सिकुड़ा होता है वो जो है उसे प्रसार होता है, तभी जो है हम गति करते हैं और हाथ पैर को मोड़ सकते हैं। आगे लिखा है कुछ पेशियों को हम इच्छानुसार गति जो है करा सकते हैं। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार जो है आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशियां जो है जो क्या कहते हैं, गति कहते हैं। इन जो है पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं। तो हड्डियों से जुड़ी होती है कौन सी पेशियां, ऊतक जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जुड़े होते हैं और शरीर जो है तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये पेशियां हल्के और गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती हैं। इसी कारण इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित और बहुनाभिधीय होती हैं। आगे लिखा है आहार जो है नली में, जो आहार नली होती है, आप मैप देख सकते हैं, जो आहार नली होती है जिससे जो है खाना जो है शरीर के अंदर जाता है। तो आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नालिका का जो है प्रसार जो है संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं होती हैं। इन जो है गतियों को हम स्वयं संचालित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम इन गतियों को इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं। चिकनी पेशियां तो अथवा जो है अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये आँख की जो है पलक, मूत्र वाहिनी और फेफड़ों की श्वसन नली में भी पाई जाती हैं। कोशिकाएं जो है लंबी और जो है इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है और ये केंद्रीय भी होती है और इनको आरेखित पेशी भी कहा जाता है। इनका नाम आरेखित क्यों पड़ गया, तो इनका नाम आरेखित क्यों पड़ा, क्योंकि वो उसी आकार की बनी होती है। लिखा है हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर के प्रसार और संकुचन करती रहती है। तो याद रखना, जो जीवन भर जो है हृदय की पेशियां जो होती हैं वो हमेशा सिकुड़न और प्रसार उनका होता रहता है। इन अनैच्छिक पेशियों को जो है क्या कहते हैं, कार्डिल या हृदय की पेशी कहा जाता है। हृदय की पेशियां जो पेशी होती है वो कोशिकाएं बेलनाकार जो है शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं पेशीय ऊतक कौन कौन से, एक है आपका रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कार्डिल हृदय पेशी। तो आप तीनों को अलग अलग करके देख सकते हैं, तीनों की यहाँ मैप बने हैं। पहला जो है कौन सा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है रेखिक है। ठीक है, दूसरा है चिकनी, ये आपका जो बी नंबर का है ये आपका चिकनी जो है पेशी है। और तीसरा जो है आपका कौन सा है, तो ये आपका ये हृदय वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो हमारा जो है जो मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका ऊतक का बना होता है। तो लिखा है सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। यद्यपि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती हैं। देखा होगा अचानक लोगों को डर होता है, अचानक को ठंडी लग जाती है, लोगों को अचानक लोग जो है गुस्से में आ जाते हैं, हंसने लगते हैं। तो याद रखना ये सब क्या करती हैं, ये शीघ्र उत्तेजित हो जाती हैं और इस उत्तेजना को बहुत ही शीघ्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती हैं। मस्तिष्क जो है मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी जो है तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। ठीक है, तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे जो है मेरुरज्जु कहते हैं, ये उसी का अंग होता है। और जैसे अगर हम पैर कभी हिलाते हैं तो जब मस्तिष्क से जो है इस जो है मेरुरज्जु के माध्यम से जब संदेश आता है तभी हम जो है हाथ या पैर हिला पाते हैं। इसका मतलब तंत्रिकाएं जो हैं आपस में जुड़ी होती हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तक केंद्रिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्मा की होती हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सान कहते हैं तथा बहुत सारी छोटी शाखाएं वाला प्रवर्ध जो है होते हैं। इस या तंत्रिका कोशिकाएं 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। ठीक है, तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, आप देख सकते हैं। तो यह आपका केंद्रक है,
ये आपका सिर के पास है, ये आपका रीढ़ की हड्डी है, और ये आपका ये जंग जो आपका कमर है ये वहाँ से अलग होती हैं। ठीक है, ये जो है काफ़ी लंबी होती हैं। आगे लिखा है बहुत सारे तंत्रिका रेशे जो है संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका तंत्रिका रेशे से जुड़ने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंद कहते हैं, और तंत्रिका का स्पंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गति करने में सहायता करता है। तंत्रिका तथा पेशीय ऊतकों का जो है कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है, और साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति प्रदान करता है। ठीक है, अब हमने क्या सीखा इस चैप्टर में, इसको देख लेते हैं। तो लिखा है ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह होता है, तो जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। इनमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक, पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाजोतक और अस्थायी ऊतक होते हैं। विभाजोतक जो होते हैं ऊतक होते हैं एक विभाजक ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभाजोतक से बनते हैं जो एक प्रकार का विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं, मतलब क्योंकि इनके बाद उनका विभाजन नहीं होता है, और इनको सरल और जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेकाइमा और काले जो है काइमा तथा जो है स्क्लेरेकाइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार के जाइलम फ्लोएम जटिल ऊतकों के बने होते हैं। एपिथीलियमी पेशीय और संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। तो ये आप याद रखना, एपिथीलियमी पेशीय संयोजी और तंत्रिका ये सब मनुष्यों और जंतुओं में पाए जाते हैं, पौधों में नहीं पाए जाते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथीलियमी ऊतक को सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय और ग्रथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एरिओरल ऊतक जो है, एडिपोज होता है, वसामय ऊतक, अस्थि जो है, कंडरा, आपका लिगामेंट, उपास्थि और रक्त या रुधिर, ये सब क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, आरेखित और कार्डिल, जिसे हृदय पेशी कहते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था। और तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त करता है और संचालित करता है। तो पूरे शरीर में मूवमेंट इसी कारण होता है। तो ये क्वेश्चन जुड़े हुए इससे जो क्वेश्चन है वो आपको मैं अलग से कराऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।